तो देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये हमारी सेकंड स्टेज है। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को कलेक्ट करता है, और डेटा को जब वो कलेक्ट करता है तो उस डेटा को हम बोलते हैं रो डेटा या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब जो रो डेटा है उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए जो सेकंड स्टेज है स्टैटिस्टिक्स की वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टूल यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट सीरीज। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स so that we can compare the data. Organization means डाटा को ऐसे अरेंज करना जिससे डेटा का जो है कंपैरिजन करना इजी हो जाए, और इसके लिए हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा into different groups according to their diversity and similarity, affinity. For example, अगर हम कहें कि हमने ABC स्कूल है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया है इन्वेस्टिगेटर ने, तो जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है उसको हम कहेंगे रो डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब अगर इस डेटा को इन्वेस्टिगेटर डिवाइड कर दे इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ये फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है, ये सेकंड क्लास का है, ये 11th क्लास का है, ये 12th क्लास का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन का। डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी एंड देयर डाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंट हम ग्रुप बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिर्फ 11th क्लास की, तो इसमें डाइवर्सिटी क्या है कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उनको हम क्लासिफाई कर दें कि ये 11th क्लास के साइंस के स्टूडेंट हैं, ये 11th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये 11th क्लास के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तो ये तो हो गया डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक की साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। और सिमिलैरिटी कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो सारे हम एक ग्रुप में रखें, कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स एक ग्रुप में, और आर्ट्स के सारे स्टूडेंट एक ग्रुप में। तो ये हो गया सिमिलैरिटी कि डेटा को क्लासिफाई करना इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस, देयर एफिनिटी और देयर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लासिफिकेशन है, ये क्यों किया जाता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को क्लासिफाई करता है ताकि डेटा की जो यूटिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि जो रो डेटा है उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसीलिए डेटा की यूजफुलनेस को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, उसका कंपैरिजन किया जा सके, उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट ड्रॉ किया जा सके, तो इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को क्लासिफाई करता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन के, फर्स्ट ब्रीफ एंड सिंपल, कि जो भी हमारा रो डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मार्क्स हैं 100 स्टूडेंट्स के, 1 2 3 4 5 100 तक, और सबका रिकॉर्ड हम रखें कि 10 10 12 10 12 11 13 12 12, ये 100 तक अगर सभी स्टूडेंट्स के हम मार्क्स लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है, रो डेटा। अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x मार्क्स है, 10 12
11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है। अब जो 100 स्टूडेंट है उनमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 है? 10। 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 20। 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 30। 13 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 20। और 14 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 20। तो क्लासिफिकेशन करने से हमारा जो ये डिटेल जो डेटा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ब्रीफ एंड सिंपल फॉर्म में। सेकंड, इसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एकदम से देखने से ही हमें इजीली समझ में आता है, जिससे कि हम इजीली कंपैरिजन कर पाते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 12 हैं, तो हम कंपैरिजन कर पाते हैं। और एक साइंटिफिक अरेंजमेंट भी है कि अगर यही डेटा पूरा का पूरा 100 है तो हमें बहुत ध्यान से एक एक स्टूडेंट का हमें चेक करना पड़ेगा, एक एक में कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसकी ग्रुपिंग कर दें, उसका क्लासिफिकेशन कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि साइंटिफिक अरेंजमेंट भी है, कि शॉर्ट फॉर्म में भी हो गया, इजीली हम इसको समझ भी पाएंगे, कंपैरिजन भी कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन के थ्रू जो डेटा की ग्रुपिंग की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक अरेंजमेंट। दूसरा, एक तो जो भी अगर 500 स्टूडेंट है, सबका अलग अलग डेटा है, 500 वर्कर्स है, सबकी वेजेस अलग अलग है, तो उस केस में अलग अलग एक एक की स्टडी करना, कंपैरिजन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये एक अट्रैक्टिव और इफेक्टिव तरीका भी है डेटा को सही ढंग से शो करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, कि जब भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को क्लासिफाई करता है तो उसमें कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए। फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मीन्स कि जब इन्वेस्टिगेटर डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, क्लासिफाई करता है, तो उसमें कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए। अगर हम ये कहें कि 500 वर्कर्स से रिलेटेड डेटा है, तो सभी वर्कर्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ 4 वर्कर्स हैं, उनका डेटा रह गया। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस मीन्स जितने भी आइटम्स हैं, जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है, क्लासिफिकेशन करते टाइम सब सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। कोई भी जो आइटम है वो छूटनी नहीं चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन है, कैसा है कि ये 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये आर्ट्स के हैं, ये साइंस के हैं, इतने स्टूडेंट साइंस में हैं, इतने कॉमर्स में हैं। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी मीन्स कि जो सिमिलर डेटा है उसको एक ग्रुप में रखें, कि फॉर एग्जांपल 11th साइंस, तो साइंस के जितने भी स्टूडेंट है वो सारे एक ग्रुप में, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट है वो सारे एक ग्रुप में। तो जो भी होमोजीनियस जो डेटा है, जो सिमिलर है, वो सारा का सारा एक ग्रुप में होना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो फीचर है स्टेबिलिटी, कि जब भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को क्लासिफाई करता है तो उसमें जो बेस वो एक बार यूज करता है, फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेटर को सर्वे करना है ए स्कूल पे, बी पे, सी पे, और तीनों का कंपैरिजन करना है, तो जो बेस क्लासिफिकेशन का वो ए में यूज करे वही सेम बी स्कूल में होना चाहिए, वही सेम सी स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा। कि अगर इनकम से रिलेटेड डेटा है तो ए का भी, बी का भी, सी का भी, एक्सपेंडिचर का है तो ए का, बी का, सी का। तो जो भी बेस है क्लासिफिकेशन का, कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में किया है, या रूरल और अर्बन में क्लासिफाई किया है, या आर्ट साइंस कॉमर्स में किया है, तो जो बेस एक क्लासिफिकेशन में है वही दूसरे क्लासिफिकेशन में भी होना चाहिए, ताकि इजीली उनका कंपैरिजन हो सके। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन की, कि वो है इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि जो भी डेटा क्लासिफाई किया जाए, अगर हमें 3 फर्म्स का कंपैरिजन करना है, 3 स्कूल्स का कंपैरिजन करना है, तो जो बेस एक फर्म में यूज किया है वही बेस सेकंड फर्म के लिए, वही बेस थर्ड फर्म के लिए। लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है,
तो उस केस में ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो बेस यूज किया गया है उसमें चेंज भी पॉसिबल हो, यानी कि इलास्टिसिटी पॉसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि डेटा को जब भी क्लासिफाई किया जाता है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, when data is classified on the basis of place, on the basis of location, कि अगर हम डेटा को क्लासिफाई कर दें फॉर एग्जांपल कंट्री वाइज, कि इंग्लैंड में कितने साइंस के स्टूडेंट हैं और इंडिया में कितने हैं या यूएसए में कितने हैं, तो अगर जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेस है वो हमारा है प्लेस, लोकेशन, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। When data is classified on the basis of location, on the basis of place, it is called geographical classification. Chronological classification means when data is classified on the basis of time. फॉर एग्जाम्पल हमें डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट कि 2011 में किसी फर्म का कितना प्रॉफिट है, 2012 में कितना प्रॉफिट है, ये हमारे ईयर, और ये प्रॉफिट या प्रोडक्शन या इंपोर्ट की 11 में हमारे कितने इंपोर्ट थे, 12 में हमारी कंट्री के कितने इंपोर्ट थे, 2013 में कितने इंपोर्ट थे। तो व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है क्वालिटेटिव, नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव। When data is classified on the basis of attributes, means when data is classified on the basis of values which cannot be expressed in terms of number, क्वालिटी के बेस पे, कि अगर हम डेटा को क्लासिफाई कर दें एजुकेटेड, अनएजुकेटेड में, लिटरेट, इलिटरेट में, रूरल, अर्बन में, तो क्वालिटी के बेस पे जब डेटा को क्लासिफाई किया जाता है तो उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वालिटेटिव जो क्लासिफिकेशन है इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन मीन्स when data is classified on the basis of a single attribute, on the basis of one attribute, कि फॉर एग्जाम्पल डेटा को क्लासिफाई कर दे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मीन्स when data is classified more than, on the basis of more than one characteristic, कि फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड को फर्दर डिवाइड कर दे रूरल अर्बन, रूरल अर्बन, या फिर दो से ज्यादा अगर कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल रूरल को हम फर्दर डिवाइड कर दें कि मेल में, फीमेल में, मेल में, फीमेल में, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है तो सिंपल क्लासिफिकेशन, एंड टू और मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे अगर डेटा को क्लासिफाई किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो बेस है क्लासिफिकेशन का, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नंबर की फॉर्म में। When data is classified on the basis of variable which can be expressed in terms of number, for example अगर हम डेटा को क्लासिफाई कर दें on the basis of कि मार्क्स है, तो मार्क्स क्या है, वेरिएबल जिसको हम नंबर की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि 10 से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 20 से 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं,
या फिर अगर हम उसको क्लासिफाई कर दे कि एज है कि 10 से 14 से 15, 11th क्लास में 14 से 15 एज ग्रुप के कितने स्टूडेंट है, 15 से 16 एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, 16 से 17 एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट है। When data is classified on the basis of numerical variables, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल इज अ वैल्यू विच चेंजेस ओवर टाइम। वेरिएबल क्या है, एक वैल्यू है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ a इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी है, 5। ये जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशन जब सोल्व करते हो तो कई बार हम वैल्यू पुट करके रखते हैं कि x इक्वल टू हमने 2 रख लिया या s इक्वल टू हमने 3 रख लिया, तो ये क्या है, x वेरिएबल। क्योंकि जब हम x इक्वल टू 2 लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 2। और जब हमने x इक्वल टू 3 लिखा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी और अ वैल्यू विच वेरी विच चेंजेस ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइस की बात करूं तो हम पेन की बात करें तो पेन का प्राइस है 50 रुपीज। अगर हम बात करें राइस तो राइस का प्राइस है 100 रुपीज पर केजी। अगर हम बात करें कि एप्पल का प्राइस है 80 पर केजी। तो ये क्या है, प्राइस कि एक पेन का प्राइस 50, राइस का प्राइस। तो प्राइस क्या है, एक वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ वैल्यू चेंज हो सकती है। कि जैसे a की वैल्यू हमने 5 लिख दी तो 5 है, a इक्वल टू 10 लिख दिया तो अब a की वैल्यू कितनी है, 10। a इक्वल टू 15 लिख दिया तो अब a की वैल्यू कितनी है, 15। और जो हमारा वेरिएबल है we can classify it into discrete variable or continuous variable. डिस्क्रीट मीन्स जो आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मीन्स कंप्लीट नंबर कि 2, 4, 6, 8, 5, 10, 1000, 2000। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और डिस्क्रीट मीन्स इनकम्प्लीट नंबर्स, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट्स में नहीं है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है उसमें भी आपने ध्यान से देखा होगा x और f। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 10, 20, 30 क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं होती। तो डिस्क्रीट सीरीज हम ये कहेंगे वो सीरीज है विच इंक्रीजेस इन जंप। मीन्स कि जो भी आपके ये कंप्लीट नंबर्स है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, कंप्लीट नंबर का हम यूज करते हैं, 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4। डिस्क्रीट जो वेरिएबल्स है उसमें हम फ्रैक्शनल या फिर जो डेसिमल वाले हैं कि 2.5, 7.5 या फिर जो क्लास इंटरवल है उनको हम डिस्क्रीट सीरीज में इंक्लूड नहीं करते। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज मींस जिसमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। यानी कि एक आप रेंज कह सकते हो, एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में कह सकते हो कि x की वैल्यू है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं कह सकते, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। विच डू नॉट इंक्रीज इन जंप्स मींस जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, कंप्लीट नंबर नहीं है या फिर फ्रैक्शन में है या फिर पॉइंट्स में है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है।